वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो रहते हैं पॉलीमर्स में वो रह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डर वाल्स फोर्सेस या डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। और इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ये जो इंटरेक्शंस है, वॉन डर वाल्स इंटरेक्शंस खास तौर पे, वो उतने ज़्यादा होंगे। तो सरफेस एरिया कब बढ़ता है? सरफेस एरिया तब बढ़ेगा जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। तो साइज अगर ज़्यादा हुआ तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, यानी सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। और साइज कब बढ़ेगा? जब चेन लेंथ बढ़ेगा, पॉलीमर का चेन लेंथ। तो पॉलीमर्स जो रहते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, इनमें सरफेस एरिया ऑलरेडी ज़्यादा होता है और जितना इनका साइज बढ़ेगा, जितना इनकी चेन लेंथ बढ़ेगी, उतना उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगे। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बढ़ेंगे तो उससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो रहती हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है या टफनेस है या इलास्टिसिटी, ये भी चेंज हो जाती है। या मैं बोलूँगा ये डिपेंड करती है ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम IMF शॉर्टकट में कहते हैं। सो दीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं और इसके बेसिस पे हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं वो 4 तरह के पॉलीमर्स होते हैं बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनमें से कौन कौन सा पॉलीमर रहता है? एक रहता है इलास्टोमर्स, और दूसरा फाइबर्स रहते हैं, तीसरा जो टाइप है वो रहता है थर्मोप्लास्टिक, और चौथा जो टाइप है वो रहता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, तो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या रहते हैं? इलास्टोमर्स का मतलब रहता है स्ट्रेचेबल या जो इलास्टिक टाइप रहते हैं, या मैं बोलूँगा रबर लाइक या स्ट्रेचेबल। ठीक है, यानी अगर आप इनमें स्मॉल स्ट्रेस देते हैं, ऐसे पॉलीमर्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिए, दबाव डाल दिया, तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास में रबर बैंड है तो आप उसको खींचेंगे तो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस रिलीव करेंगे, यानी अगर आप छोड़ देंगे हाथ, तो ये स्ट्रेस छोड़ देंगे तो ये रबर वापस अपनी जगह पे आ जाता है या अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये ओरिजिनल शेप रिगेन करते हैं। तो इसका मतलब होता है इनमें जो स्ट्रेचिंग होती है ये इजी होती है। ऐसे पॉलीमर्स जिनमें स्ट्रेचिंग इजीली हो जाए उनको हम कहते हैं इलास्टोमर्स। और इलास्टोमर्स में ये स्ट्रेचिंग इजी क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पॉलीमर से पॉलीमर मॉलिक्यूल से पॉलीमर चेन से इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होती है। वीक जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं तो ये जो पॉलीमर चेन्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाते हैं, स्लाइड। लेकिन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब हम इनके ऊपर से स्ट्रेस अगर हम छोड़ देंगे तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये वापस आ जाते हैं। यानी अगर आप स्ट्रेस देंगे तो ऐसे डिफॉर्म होंगे, और अगर आप स्ट्रेस रिलीव करेंगे यानी छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर रबर लाइक। ठीक है, रबर लाइक। अब रबर में भी देखो, नेचुरल रबर जो रहता है, नेचुरल रबर, उसमें भी इलास्टिसिटी रहती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इलास्टिसिटी रहती है, लेकिन उसमें इलास्टिसिटी रहती है कम। जैसे आपने च्युइंग गम देखा होगा, च्युइंग गम को अगर आप खींचेंगे तो वो अपनी शेप रिगेन करता है कुछ देर के, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा खींचेंगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो डिफॉर्म होता है परमानेंटली अगर उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा दे दिए। लेकिन नेचुरल रबर को अगर हम सल्फर के साथ ट्रीट करेंगे, 3 to 5% सल्फर, और इसको करेंगे हीट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड वगैरह, तो इसमें सल्फर ऐड हो जाता है। सल्फर, उससे सल्फर लिंकेज आ जाती है पॉलीमर्स के बीच में, पॉलीमर चेन्स के बीच में सल्फर लिंकेज आ जाती है। ठीक है, जितना ये लिंकिंग यानी इंटरचेंज जो लिंकिंग है, उतना जितना ये ज़्यादा बढ़ेगा उतना इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक ठाक हो जाती है।
और इस सल्फर को, जिसको हमने सल्फर डाल दिया सल्फर ब्रिजिंग के लिए, इसको हम कहते हैं वुल्कनाइज्ड रबर। अगर हमने 3 to 5% डाल दिया तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जैसे रबर बैंड्स में होती है, तो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा डाल दिया, सपोज 30% या 35% इसमें डाल दिया सल्फर, तो उससे इलास्टिसिटी ख़त्म ही हो जाती है। यानी सल्फर भी उतना ही डालना चाहिए जिससे इलास्टिसिटी बढ़ जाए, यानी थोड़ा बहुत, जिससे थोड़ी बहुत ब्रिजिंग हो जाए इसमें चेन्स के बीच में। अगर हम ज़्यादा सल्फर डाल देंगे तब ये एक्सेसिव ब्रिजिंग होती है, उससे ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो मैंने अभी आपसे कहा कि सल्फर डालने से इसमें क्रॉस लिंकिंग पैदा होती है, और ये क्रॉस लिंकिंग जो ये डिफॉर्मेशन नहीं होने देता, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होने देता, ये इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। यानी अगर आप उसको बाद में वापस छोड़ेंगे तो ये अपनी शेप जो है ना रिगेन करता है। लेकिन नेचुरल रबर में ऐसा नहीं होता, जैसे च्युइंग गम में नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से। अब एग्जाम्पल्स अगर मैं कहूँगा इलास्टोमर्स की कौन कौन सी, तो एग्जाम्पल्स में आएगा जैसे ब्यूना एस है, ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, और इस तरह से ब्यूना एन। तो ये है एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टोमर्स। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा टाइप आता है वो आता है फाइबर्स। फाइबर्स किन को कहते हैं? फाइबर्स का मतलब रहता है एक्चुअली थ्रेड लाइक, यानी जो जिनके हम थ्रेड्स बना सकते हैं उनको हम कह सकते हैं फाइबर्स। जिस तरह से फैब्रिक्स रहते हैं ना, कपड़े रहते हैं, उनमें जो धागे रहते हैं वो, इनमें देखो धागों में इलास्टिसिटी नहीं रहती है, स्मॉल इलास्टिसिटी रहती है, वेरी स्मॉल। यानी अगर आप धागे को खींचेंगे तो वो अपनी शेप रिगेन नहीं करता, रबर की तरह वो बिहेव नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या होता है, ये इसको स्ट्रेच नहीं होने देता ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन ले लो, नायलॉन में C डबल बॉन्ड ओ NH ऐसे एमाइड बॉन्ड्स रहते हैं, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इस तरह से पॉलिस्टर्स में ऐसे पोलर बॉन्ड CO बॉन्ड्स रहते हैं, कार्बोनिल, या पॉलीएक्रिलाइल नाइट्राइल में CN बॉन्ड्स रहते हैं, CN, दीज आर पोलर बॉन्ड्स, डायपोलर बॉन्ड्स। तो इनकी वजह से मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकती है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो इजीली स्लाइड नहीं होते एक दूसरे के ऊपर, यानी उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, क्लियर, या कम हो जाती है। ठीक, और दूसरा उसमें पैकिंग ज़्यादा हो जाती है, टाइट पैकिंग, और टाइट पैकिंग के साथ साथ उसमें क्रिस्टलाइनिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट आ जाता है, उसमें क्रिस्टलाइन बन जाते हैं, वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। और जब क्रिस्टलाइनिटी आएगी, यानी क्रिस्टलाइन बनेगा पॉलीमर, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा। ठीक है, तो ये जो रहते हैं ये फाइबर्स, ये इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और इनको हम थिन थ्रेड्स में बना सकते हैं, थिन थ्रेड लाइक। तो इसकी वजह से हम इनको फैब्रिक्स में, यानी कपड़ों में, या जैसे सॉक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सिल्क के कपड़े पहनते हैं, टेरिलीन या नायलॉन के सॉक्स आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो टाइप रहता है वो रहता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या रहता है? थर्मो का मतलब रहता है हीट, और प्लास्टिक का मतलब रहता है वो जो चिपकने वाली चीज़। जैसे अगर आप सीमेंट करते हैं कहीं पे, सीमेंट, तो आप इसको फैला सकते हैं, लेकिन एक बार वो ये हो गया हार्ड, उसके बाद में नहीं, जब वो गीला रहता है तब। इलास्टिक और प्लास्टिक में फ़र्क है। इलास्टिक का मतलब रहता है रबर लाइक बिहेवियर, और प्लास्टिक का मतलब रहता है मड लाइक बिहेवियर। ये बात याद रखना, ठीक है। तो मड लाइक बिहेवियर, जिस तरह मिट्टी रहती है ना, उसको आप फैला सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेच नहीं होती है, मतलब अपनी शेप रिगेन नहीं करती। जिसको आप फैला सकते हैं और मगर वो अपनी शेप रिगेन ना करे, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक। जिसको आप खींच सकते हैं और वो अपनी शेप रिगेन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इलास्टिक। ये बात याद रखना। तो थर्मो मतलब सॉफ्ट, ये सॉफ्ट हो जाते हैं कब? हीटिंग पे, इसलिए हम इनको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मो का मतलब सॉफ्ट नहीं रहता, थर्मो का मतलब रहता है हीट।
यानी अपॉन हीटिंग ये प्लास्टिक बन जाते हैं, यानी सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट हार्ड ऑन कूलिंग, लेकिन जब हम इनको कूल करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इस हीटिंग कूलिंग से इनमें थोड़ी बहुत चेंज आती है, ज़्यादा चेंज नहीं आती है। थर्मोप्लास्टिक सब्सटेंसेस या पॉलीमर्स कौन बना सकते हैं? देखो, ये वो पॉलीमर्स हो सकते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलास्टोमर से ज़्यादा हो लेकिन फाइबर से कम। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दरमियान में, यानी इलास्टोमर से ज़्यादा लेकिन फाइबर से कम, तो मैं बोलूँगा फिर प्रॉपर्टीज़ भी दरमियान में ही होंगी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़। यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ इलास्टोमर से मिलेंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ फाइबर से मिलेंगी, ठीक है। देखो, फाइबर से कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलती है इनकी थर्मोप्लास्टिक्स की? एक तो ये टफ रहते हैं और रीजनेबली स्ट्रांग रहते हैं, यानी इनकी रीजनेबल अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहती है। और इलास्टोमर से क्या मिलता जुलता है इनमें? इनमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी रहती है या थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इसका मतलब दोनों तरह का बिहेवियर आता है इसमें, स्ट्रांग भी रहते हैं और टफ भी रहते हैं, लेकिन थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल और थोड़े बहुत इलास्टिक भी रहते हैं, ठीक। ऐसे जो पॉलीमर्स हैं ना, ये जनरली लीनियर चेन्स में बनते हैं, लीनियर चेन्स, और ऐसे लीनियर चेन्स जिनमें क्रॉस लिंकिंग ना हो, जहाँ पे क्रॉस लिंकिंग ना हो, सिर्फ वीक, ये जो है ना वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो, जैसे वॉन डर वाल्स फोर्सेस। और दूसरा, जब क्रॉस लिंकिंग कब नहीं होगी? जब फ्री फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होंगे। अगर चेन में कहीं पे बीच में फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्रॉस लिंकिंग करेगा। तो इसका मतलब ये उन पॉलीमर्स से बनते हैं, वैसे ऐसे पॉलीमर्स थर्मोप्लास्टिक बनाते हैं या बन जाते हैं जिनमें फ्री क्रॉस लिंकिंग या फ्री फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए लीनियर चेन है, अगर आप इनको हीट करेंगे तो ये जो चेन्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, बिकॉज दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये फ्रीली मूव होते हैं। तो जब ये फ्रीली मूव होते हैं तो उस वक्त आप हमको सॉफ्ट लगते हैं, सॉफ्ट यानी नरम, क्योंकि इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कम हो जाते हैं हीटिंग की वजह से। और इस दौरान जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो आप इनको मोल्ड कर सकते हैं और किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको, जैसे पॉलीथाइलीन है या पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स, यानी जो सॉफ्ट होते हैं ऑन हीटिंग और हार्ड होते हैं ऑन कूलिंग, ठीक। और एक टाइप जो है वो लास्ट टाइप बताऊंगा मैं आपको। लास्ट टाइप का जो पॉलीमर है वो है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स थोड़े से हटके रहते हैं। देखो, ये अगर देखा जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं एक्चुअली, और उस वक्त जब ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तो ये मोनोमर्स रहते हैं, इन्हें मोनोमरिक फॉर्म में। एक बार आपने इन मोनोमर्स को हीट किया और पॉलीमर्स में कन्वर्ट किया तो ये बन जाते हैं सॉलिड। और एक बार ये सॉलिड बन गए, उसके बाद में आप इनको वापस इसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते या आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यानी आपको अगर किसी शेप में इनको डालना है तो इन मोनोमर्स को सिंपली इस लिक्विड को उस शेप में डाल दो। सपोज ये शेप में डालना है, उसके बाद हीट करो। अगर आपने पहले हीट किया तो ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। सॉलिडिफाई हो गए तो उसके बाद में आप इसको किसी भी शेप में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं, इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, हार्ड रहते हैं और इनफ्यूजिबल रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं। दीज कैन नॉट बी रीयूज्ड। ये एक ही दफ़ा, आप इनसे कोई भी चीज़ एक ही दफ़ा बना सकते हैं। जैसे आपके घरों में जो स्विचेस रहते हैं ना, स्विचेस तो वो आप देख लें, या वो जो ब्रिटल प्लेट रहते हैं, बैकलाइट वगैरह के बने हुए रहते हैं, बैकलाइट मेलामाइन, तो वो जो चीज़ें रहती हैं ना वो ब्रिटल रहती हैं। आप उनको किसी भी शेप में फर्दर मोल्ड नहीं कर सकते या नहीं डाल सकते। ये एक ही बार में, ये जब पॉलीमर बन गया तो बन गया, उसके बाद में आप उसको कोई भी शेप में नहीं डाल सकते। लेकिन जब वो मोनोमेरिक फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में, तो उस टाइम आप किसी भी शेप में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, दोस्तों को भी इसके बारे में बताया करो और कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है।